हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा टॉपिक होगा इंडियन डेजर्ट भारत की मरुस्थल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए, लिखिए भाई इंडियन डेजर्ट। भारत का मरुस्थल। देखिए भाई 9th क्लास के बच्चों, हमारे 3 टॉपिक यहाँ पर रहते हैं। 3 टॉपिक हमारे कौन कौन से रहते हैं यहाँ पर? एक इंडियन डेजर्ट रहता है, फिर कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट जो हमारे आइलैंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए, जब मैं इंडियन डेजर्ट की बात करती हूँ तो मोस्टली मतलब जो इंडियन डेजर्ट का पार्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? राजस्थान में। जैसे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात की जाए तो वो कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। और पूरे विश्व के मरुस्थल की बात की जाए वो कहाँ पर है? क्या नाम है उसका? सहारा मरुस्थल है। और कहाँ पर सिचुएटेड है? इन द अफ्रीका कंटिनेंट। अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थित है, सबसे बड़ा डेजर्ट स्थित है। मतलब मरुस्थल आप किसे कहेंगे? जो एक सैंडी एरिया होता है, रेतीला जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। तो आज जब हम पढ़ रहे हैं इंडिया का, हमने फिजियोग्राफी के बिहाफ पे जो डिवीजन किया था उसका एक पार्ट हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। दिस इज द इंडियन डेजर्ट। ये क्या है? भारत का मरुस्थल है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि इसका विस्तार कहाँ पर है। दैट मीन्स हम यहाँ पर इसकी लोकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? इसकी लोकेशन की। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखें स्थिति। तो जो इसकी स्थिति है ये इंडिया में जो अरावली रेंजेस हैं उसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसकी स्थिति दी गई है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ अरावली रेंजेस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखें यह अरावली श्रेणियों की उत्तर पूर्वी में स्थित है। दूसरी बात आती है यहाँ पर कि जो रेनफॉल है, रेनफॉल कितना होता है? तो रेनफॉल का लिखिए रेनफॉल। जैसा कि आप जानते हैं सैंडी सॉइल है यहाँ पर और अरावली रेंजेस हैं, तो दोनों की वजह से ही यहाँ पर रेनफॉल जो है वो काफी कम है। तो यहाँ हम लिखेंगे रेनफॉल लेस देन 150 मिलीमीटर। वर्षा यहाँ पर कितनी होती है? 150 मिलीमीटर से कम होती है। क्लियर हो गया? ये जो रीजन है बरसात कम होती है, तो कैसा रीजन होगा? अराइड, सेमी अराइड रीजन होगा, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है। तो लिखिए दिस रीजन इज सेमी अराइड और अराइड। यह अक्षेत्र अर्धशुष्क एवं शुष्क है। क्लियर हो गया है यहाँ से? सेकंड बात आती है यहाँ की रिवर्स की। किसकी बात आती है? रिवर्स की, नदियों की।
तो देखिए यहाँ पर बरसात कम होती है। दूसरा पानी हमें वो किस चीज़ से मिलता है, नदियों से मिलता है। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो अल्पकालिक हैं, मतलब कुछ समय के लिए ही उनमें पानी रहता है। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो उनका पानी जो है वो सूख जाता है। जैसे यहाँ की जो मेन रिवर है उसका नाम क्या है, लूनी रिवर है। और वो एक ऐसे रिवर है बेटे जिसका पानी जो है वो मतलब आप देखेंगे, यदि आप इंडिया का मैप देखते हैं, ड्रॉ कीजिए यहाँ से, देखिए इस तरीके से मैं ईस्टर्न पार्ट की बात कर रही हूँ और यहाँ से हम अपना स्टेट जो है वो हमारा राजस्थान स्टेट है और इंडियन डेजर्ट भी यहाँ पर ही है। तो जब मैं यहाँ की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर जो फ्लो है वो किसका है, सबसे मेन रिवर जो है वो यहाँ पर लूनी रिवर है, ठीक है। और यहाँ ये आता है अरेबियन सी। बेटा ये अरेबियन सी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है। और कहाँ समाप्त होती है, कच्छ की रन में समाप्त हो जाती है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लीजिए, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। जो कच्छ का रन है इसमें अरेबियन सी में आने से पहले ही ये रिवर क्या हो गई, यहाँ पर समाप्त हो गई। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंडियन डेजर्ट, इसके पॉइंट हो गए। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग डालिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो पार्ट कौन सा, एक हमारा ईस्टर्न प्लेन और एक हमारे वेस्टर्न प्लेन। लाइक इस इंडिया को आप ऐसे बनाएंगे तो जो इधर वाला पार्ट है इसका वो ये वाला कौन सा है, वेस्टर्न, और इधर वाला पार्ट जो है वो कौन सा है, ईस्टर्न है। जो ईस्टर्न पार्ट है सॉरी जो वेस्टर्न पार्ट है वो क्या है, काफी ऊंचा है, और ये वाला क्या है, इसकी हाइट क्या है, कम है, ठीक है। इसलिए जितनी भी रिवर्स का ओरिजिन होता है यहाँ से, सभी रिवर्स का जो मैक्सिमम रिवर है उनका फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और सभी की सभी किसकी फॉर्मेशन करती हैं, डेल्टा की फॉर्मेशन करती हैं। और यहाँ पर हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल। मतलब एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जितनी भी रिवर हमारे कोस्टल प्लेन से ओरिजिनेट होती हैं, मैक्सिमम रिवर का ओरिजिन प्लेस भी हमारा क्या है, वेस्टर्न कोस्ट है। और वेस्टर्न कोस्ट से उनके पानी का फ्लो जो है वो किस तरफ होता है, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट है इसकी हाइट क्या होती है, ज्यादा होती है, और ढलान जो है वो किस तरफ है, जो हमारा पूर्वी घाट है, पूर्व की जो पूर्वी तट जो है उसकी तरफ है। इसलिए सभी रिवर्स का पानी जो है वो इस तरफ आता है और डेल्टा की फॉर्मेशन करके कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए, जो समुद्र के साथ सीमा लगती है हम उसे क्या कहते हैं, तटीय सीमा कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, तटीय सीमा बोलेंगे। तो तटीय सीमा जो है आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, ये हमारी क्या होगी, तटीय सीमा जो पानी को छूती है। और उसके अलावा हमारे कुछ यहाँ पर क्या है, आइलैंड्स भी हैं, लक्षद्वीप आइलैंड, और यहाँ पर क्या है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। यदि मैं इन सभी को सम्मिलित करती हूँ तो हमारी जो टोटल लेंथ होगी, कोस्टल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 7,516 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। और यदि मैं इनको इंक्लूड नहीं करती हूँ, मीन्स ये जो हमारा ये रीजन दे रखा है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को इंक्लूड नहीं करती हूँ, तो हमारी कुल लंबाई जो कोस्टल बॉर्डर लाइन है हमारी वो कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर हो जाएगी। मैक्सिमम जो हम कोस्टल जो हमारी समुद्री सीमा किससे, कौन से राज्य की है, सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, गुजरात राज्य की सबसे ज्यादा है। दूसरी और हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं वो हमारे कोस्टल प्लेन्स में अलग अलग तरीके के पोर्ट्स भी हैं, अलग अलग नेम है अलग अलग राज्य में।
लाइक यहाँ पर जो है वो हमारी कांडला पोर्ट हो गई। फिर उसके बाद हम यहाँ पर मुंबई पोर्ट की बात करेंगे, विच इज सिचुएटेड इन द महाराष्ट्र स्टेट। आफ्टर दैट देयर इज ए नेक्स्ट पोर्ट, नेक्स्ट पोर्ट का नाम क्या है यहाँ पर, नाहवा, ठीक है। फिर उसके बाद हम गोवा स्टेट की बात करेंगे। गोवा स्टेट में जो पोर्ट है वो कौन सी है, मारवा गोवा है। और उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे, देयर इज द कर्नाटका स्टेट एंड इन द कर्नाटका स्टेट देयर इज ए ऑल्सो पोर्ट, दिस इज द न्यू मंगलोर पोर्ट। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सी है यहाँ पर, कोचिन पोर्ट होता, सॉरी कोचिन पोर्ट जो है वो यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर हो गई। नीचे जो है वो तूतीकोरिन पोर्ट हो गई। और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सी हो गई, विशाखापट्टनम पोर्ट हो गई। फिर उसके बाद उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा में कौन सी हो गई, पारादीप हो गई। और जब मैं वेस्ट बंगाल की बात करती हूँ तो वेस्ट बंगाल में जो है एक कोलकाता पोर्ट हो गई और दूसरी इसी के हेल्प के लिए जो फॉर्मेशन की गई है वो कौन सी है, हल्दिया पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये चीज देख ली। अब जो हमारा कोस्टल रीजन है उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैं यहाँ पर इन डिटेल आपको बताने वाली हूँ वेस्टर्न कोस्ट के बारे में। किसके बारे में बताऊंगी मैं आपको, यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो लिखिए आप वेस्टर्न कोस्ट में गुजरात राज्य में कच्छ तथा काठियावाड़ का तट। फिर उसके बाद महाराष्ट्र का लिखिए, महाराष्ट्र एंड गोवा। महाराष्ट्र और गोवा का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है, कोंकण के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, केरल एंड कर्नाटक का जो कोस्टल रीजन है उसको किस नाम से जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए, गुजरात, कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, महाराष्ट्र एंड गोवा स्टेट के वेस्टर्न कोस्ट को किस नाम से जाना जाता है, कोंकण के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद केरला एंड कर्नाटका, यहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है, मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए मालाबार कोस्ट पर एक लैंड फॉर्म का निर्माण होता है, एक स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसका नाम क्या होता है, कयार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक वाटर। देखिए एक जगह पर जो पानी गड्ढे की तरह बड़ा सा एक गड्ढा बन जाता है और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति यहाँ मालाबार कोस्ट पे देखने को मिलती है। और उसी आकृति को क्या नाम दिया गया है, कयार या बैक वाटर उसे कहा जाता है। और इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट होता है बेटे कि जो बैक वाटर है उसमें इजिली क्या की जा सकती है, फिशिंग की जा सकती है। क्लियर हो गया है यहाँ से, ठीक है। दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये इंडिया जो हमने यहाँ पर बनाया, तो इसमें जो मैं एक वेस्टर्न कोस्ट था मेरा और इधर की तरफ मेरा ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो मेरा ईस्टर्न कोस्ट जो है वो काफी चौड़ा है। कैसा है, ज्यादा विड्थ है इसकी एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। तो यहां से ये हमारे दो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, आप इनको नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटे
अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा, दिस इज द लास्ट टॉपिक, आइलैंड्स। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए, हमने 2 मेन पार्ट में डिवाइड किया है। 2 मेन पार्ट, एक पार्ट जो बे ऑफ बंगाल में है, और दूसरा पार्ट जो है वो अरेबियन सी के अंदर है। तो देखिए यहां से अंडमान और सेकेंड इज निकोबार। यहां से लक्षद्वीप और मिनिकॉय। बे ऑफ बंगाल में टोटल आइलैंड्स कितने हैं? 572 आइलैंड्स हैं। और यहाँ पर टोटल कितने आइलैंड्स हैं? 36 आइलैंड्स हैं। 36 में से लाइफ जो है वो कितने आइलैंड्स पे है? 11 आइलैंड्स पे है। और ये दोनों जो एक दूसरे से अलग होते हैं वो कितने डिग्री चैनल से अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। सबसे बिगेस्ट आइलैंड यहाँ अरेबियन सी में कौन सा है? मिनिकॉय है बिगेस्ट आइलैंड। और जो इसका एरिया है वो टोटल कितना है? 453 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी लोकेशंस की बात आती है। नॉर्थ में बेटे अंडमान और साउथ में क्या है? निकोबार है। अब हम जब पूरे ग्लोब में देखते हैं तो पूरे ग्लोब में हमारी लोकेशन कैसे है? यहाँ है। ठीक है, तो हम दो तरीके से अपनी लोकेशन देखेंगे, एक ईस्ट से और एक नॉर्थ पॉइंट से। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड के ग्लोब के अकॉर्डिंग हमें अपनी लोकेशन को देखना है। तो कितने डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो देखिए जो ये है अंडमान निकोबार, कहाँ से कहाँ तक है? 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ तक है। और यदि मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो 92 डिग्री ईस्ट से लेके 94 डिग्री ईस्ट तक है। ये मैंने इसकी लोकेशन आपको क्लियर कर दी है। उसके बाद इनकी लोकेशन की बात आती है। तो देखिए इसकी जो लोकेशन है वो 80 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ वाले को आप स्किप कर दो, इसमें से ईस्ट वाले लिखो। 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये वर्ल्ड के ग्लोब के अकॉर्डिंग हो गई आपकी लोकेशन। देखिए बेटे हो गया ये यहाँ से। फिर उसके बाद इंडिया में जस्ट ओनली एक एक्टिव वोल्केनो है, और एक एक्टिव वोल्केनो की बात करती हूँ, एक्टिव वोल्केनो, हिंदी में आप लिखिए सक्रिय ज्वालामुखी। तो वो कौन सा है? बैरन। देखिए बेटे सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब क्या है? जिसमें से अभी भी लावा निकलने लग रहा है। वोल्केनो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जिसमें से अभी भी ज्वालामुखी निकलने लग रहा है। सेकंड बिल्कुल ही मतलब
प्रक्षुब्ध हो चुका है, डोर्मेंट हो चुका है, मतलब भविष्य में कभी भी उसमें से ज्वालामुखी नहीं निकलेगा। एक तरीके से ये कह सकते हैं, डेड कह सकते हैं आप उसको। और थर्ड ये है कि अभी उसमें से ज्वालामुखी निकलना बंद हो गया है, बट उसमें से कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो 3 तरीके के ज्वालामुखी होते हैं, 3 तरीके के वल्केनो होते हैं। और इंडिया में सिर्फ एक ही वल्केनो है, एक्टिव वल्केनो, जो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है, और उसका नाम क्या है, बैरन है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में ये सिर्फ एक ही है। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक पीक की बात आ जाती है कि अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है। तो इस पीक का नाम क्या है, सैडल पीक। क्या नाम है इसका, सैडल पीक बोलेंगे, हिंदी में इसे आप सैडल चोटी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। तो ये हमने आइलैंड के बारे में यहाँ से स्टडी कर लिया है। अब आपका पूरा हिमालय रीजन, जितने भी तरीके से मैंने पूरे इंडिया की फिजियोग्राफी को डिवाइड किया था, उसकी स्थलाकृति को विभाजित किया था, सभी के सभी आपने इंडिविजुअल कर लिए हैं। इसके साथ आपको क्या करने हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ठीक है।